लेफ्ट अलोन हो गया था बिल्कुल मैं, क्योंकि वो पूरी क्लास बहुत पढ़ाकू बच्चों की थी और मैं एक अलग अकेला बिल्कुल वहाँ से चला गया था। हर इंसान को ज़िंदगी में एक ना एक मौका ज़रूर मिलता है कुछ बनने का, कामयाब होने का। तो बस मैं स्टार्ट से ही उस मौके की तलाश में था कि मुझे वो मौका कब मिलेगा। ऐसी भी ईदें निकली है हमारी जो हमने ईद पे नए कपड़े नहीं पहने, और मुझे फिक्र ये कि मेरा बैग है पूरा महीने का सामान इसमें, और ये गीला हो रहा है, बारिश वहाँ पर तूफानी बारिश है, पूरा गीला हो रहा है, मैं क्या करूँगा पूरा महीना। मतलब वहाँ से बारिश का पानी और यहाँ से मैंने आंखों का पानी दोनों मिक्स हो गए थे। मेरा सिर्फ फोकस प्रोडक्ट पे था और सिर्फ फोकस अपने आप को प्रूफ करने के लिए था, क्योंकि इंपोर्ट अगर आप करके प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आओगे ना तो वो बॉक्स पैक ही कंज्यूमर को जाएगा, और कंज्यूमर के पास पहुँचने के बाद पता चलेगा कि प्रोडक्ट में क्या है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का टैलेंट बाहर ना जाए, वो टैलेंट यहीं पर है और हम कंट्रीब्यूट कर सके अपनी सोसाइटी के अंदर। तो ये ज़रूरी है एम्प्लॉय के लिए, मैं समझता हूँ ये नेसेसिटी है एम्प्लॉय की, और खासतौर पे आजकल की जेनजीज की। ख्वाहिश होती है अपनी फैमिली के साथ रहे, अपने दोस्त अहबाब, अपना मोहल्ला, अपने खाने पीने। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? आज के जो हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट है, काफ़ी उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी मंजर कशी करूँ। इमेजिन करें आपके पास सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस हो, ज़िंदगी भर की रिजेक्शंस हो जिसको आपने ओवरकम करना है और प्रूव करना है कि आप भी बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक आइडिया हो, आपने पैसे लिए, बोरिया बिस्तर लिया और चाइना पहुँच गए। अब चाइना में आपने रहना कहाँ है, खाना क्या है, कुछ नहीं पता। सड़क पे खड़े हैं, तेज़ बारिश हो रही है, सामान भीग रहा है और साथ ही साथ फिर आंसू भी निकल रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे। जिस मिशन के लिए गए थे वो मिशन किया और फिर उस ख्वाब को लेके इतना बड़ा एक जायंट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है रॉनिन। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद है उनका नाम है जहांगीर मुनव्वर, जो कि CEO और फाउंडर हैं रॉनिन इंडस्ट्रीज़ के, जिनके बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट टेक वेयरेबल्स हम देखते हैं, एयरबड्स वगैरह देखते हैं। फैक्ट्री विजिट आपने देखा होगा रॉनिन का, कितनी शानदार फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद है और यहाँ पे कितना ज़बरदस्त टेक पे काम हो रहा है। जहांगीर साहब की अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री काफ़ी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है और मैं चाहता हूँ हमेशा कि आप लोगों के साथ इस तरह के पर्सनालिटीज़ लेकर आऊँ इस प्लेटफॉर्म पे, जिनके ज़रिए आप, जिनकी कहानी सुन के आप इंस्पिरेशन ले सकें और देख सकें कि आप ही के जैसे माहौल में पला बड़ा इंसान भी अगर ख्वाब बड़े देखे तो कहाँ तक पहुँच सकता है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं जहांगीर मुनव्वर साहब से और देखते हैं रॉनिन की क्या कहानी रही और किस तरह वो एक पाकिस्तान का टेक जायंट बना। आइए देखते हैं। जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। रॉनिन की तो ज़ाहिर हमने काफ़ी तारीफ़ें भी सुनी हैं, ऑफ कोर्स मैंने तो फैक्ट्री विज़िट भी किया था, लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया। बट मैं जानना चाहता हूँ जहांगीर साहब ख़ुद कौन हैं, उनकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या उनका पूरा जर्नी रही है, तो ऑडियंस के साथ ज़रा शेयर कीजिए। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। अच्छा, मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने स्टार्ट से ही बहुत रिजेक्शन फेस की है अपनी अर्ली एज से ही। जब मैं स्कूल लाइफ के बारे में अगर आपको बताऊं स्टार्ट से, तो मेरे कोई फ्रेंड्स सर्कल कोई था नहीं मेरा। अच्छा, वो इसलिए नहीं था कि मैं स्टार्ट से ही पता नहीं क्या था कि मैं यस मैन या ऐसा कुछ नहीं था, मैं वो पढ़ाई में भी उतना खास नहीं था। तो दोस्त इतने ना होने की वजह से मैं बहुत लेफ्ट अपने आप को फील करता था, मतलब बिल्कुल अकेला अकेला ना। और बहुत कुछ कहना चाहता था मैं, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली नहीं, कोई सर्कल ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो मतलब काफ़ी दफ़ा तो मतलब इस तरह सोचता था कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, मतलब मेरा क्या है, मैं इस दुनिया में ना हूँ तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, ऐसा मतलब इस तरह की फीलिंग भी मुझे थी उस वक्त ना स्टार्ट में। और फिर वही है कि जब 9 में सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आई, तो सब्जेक्ट भी मैंने उस वक्त कंप्यूटर नया नया आया था, तो कंप्यूटर साइंस चूज़ किया था मैंने। और जो मेरे साथ के लड़के थे वो सब कॉमर्स में गए, मैं कंप्यूटर साइंस में अकेला अपनी क्लास में तो गया था उस वक्त वहाँ से ना। तो वहाँ तो और ज़्यादा मतलब मेरे लिए एक लेफ्ट अलोन हो गया था बिल्कुल मैं, क्योंकि वो पूरी क्लास बहुत पढ़ाकू बच्चों की थी और मैं एक अलग अकेला बिल्कुल वहाँ से चला गया था। तो वो 2 साल भी बहुत टफ रहे मेरे। तो और मीनवाइल जून जुलाई की छुट्टियों में मैं अब्बू की शॉप पे जाया करता था। तो मेरे वालिद साहब शुरू से ही कहते थे कि मैं आपको कहीं जॉब पे लगाऊंगा, क्योंकि हम अपने पास नहीं सिखाऊंगा, आप कहीं और सीख सकते हो। अच्छा, तो मैं कहीं जॉब पे लगाऊंगा आपको। अब जॉब पे भी कहीं लेके जाएं अबू मेरे को, तो कोई रखने को तैयार ना। अब मुझे अंदर ही अंदर फील होता था कि मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंस मेरा लो हो गया था इसमें ना, कि मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करे। आपके वालिद साहब की शॉप किस चीज़ की थी? मोबाइल फ़ोन की थी। मोबाइल फ़ोन की? और नहीं, स्टार्ट में हमारा टेलीफोन और कॉर्डलेस का काम था, उसके बाद मोबाइल फ़ोन में शिफ्ट हुए थे हम लोग। सही सही सही। तो अब मतलब एक मेरी स्किन का कलर भी बहुत डार्क,
तो उस वक्त मतलब मेरा ऐसा था कि वो मैट्रिक तक की जो मेरी लाइफ थी ना, मैं समझता हूँ कि बहुत टफ थी, और उस लाइफ ने मुझे बहुत ज़्यादा अर्ली एज में मैच्योर कर दिया था, क्योंकि इतनी रिजेक्शंस के बाद है ना मैं इतना मजबूत हो गया था कि फिर कितनी भी बड़ी रिजेक्शन या कोई भी डिसीजन लेने में मैं बिल्कुल मतलब मुझे डर नहीं था कि अब इससे बुरा क्या होगा। सही। तो ये था, अब मुझे कुछ करना था, और स्टार्ट से ही मेरी दादी कहती थी कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक ना एक मौका ज़रूर मिलता है कुछ बनने का, कामयाब होने का। तो बस मैं स्टार्ट से ही उस मौके की तलाश में था कि मुझे वो मौका कब मिलेगा। तो कोई भी मौका आया ना ज़िंदगी में, तो मैंने उसको 100% अवेल किया और उसको एक्सपेडाइट किया और पूरी कोशिश की और पूरी जान लगाई कि क्या पता ये वो मौका वही हो। तो अब फिर सीए करने का इरादा किया, क्योंकि घर वालों की तरफ से ये था कि आप सीए करके कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैंने कहा चलो यही कर लेंगे। अच्छा, आपका जॉब सेंट्रिक माइंड क्यों था आपकी फैमिली का, जब आपके वाले साहब का एक बिजनेस वो था? बिल्कुल हैंड टू माउथ था, हमारा जो बिजनेस सही था ना है। वो हैंड टू माउथ था। हालांकि और ये कौन से साल की बात है? ये 2006 की बात है, तो 2004 फोन कॉर्डलेस तो खत्म हो रहे थे यानी तब वो तो। खत्म हो गए थे, हाँ बिल्कुल खत्म हाँ, हो रहे थे, सही। बिल्कुल सही था। और मतलब स्टार्ट की जो मैं बताऊँ आपको, जो हमारी मैंने आपको बताया हैंड टू माउथ थे बिल्कुल। तो ऐसी भी ईदें निकली है हमारी जो हमने ईद पे नए कपड़े नहीं पहने, मतलब ऐसे हालात थे हमारे उस वक्त ना। तो उसमें फिर जॉब ही सीए करके अच्छी जॉब अच्छी इनकम हो जाएगी, तो वो एक माइंड था घर वालों का भी कि वो कर ले। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है वो कर लेते हैं, क्योंकि अपना तो उस वक्त कोई विजन क्लियर था नहीं मेरा, और मुझे जो इतनी रिजेक्शन मिली थी और जो सेल्फ मेरा कॉन्फिडेंस इतना डाउन था, तो मैं तो कुछ मैंने कहा ठीक है जो घर वाले बोले भी कर लेते हैं। तो सीए करते करते जो मैं फिर अपने वाले साहब की शॉप पे गया, और वहाँ पर ये कि मैंने जब वहाँ देखा तो वो काफ़ी कन्वेंशनल स्टाइल में बिजनेस हो रहा था। मैंने फिर वहाँ पर जाके थोड़ा इनपुट दिया अपना, और उससे चीज़ें बेहतर हुई, प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। तो मुझे लगा कि यार मुझे कुछ मिल गया कुछ करने के लिए, क्योंकि मैं तो स्टार्ट से ही ढूंढ रहा था कि मुझे कोई मौका मिले प्रूफ करने को। तो वो स्टार्ट में छोटा स्टार्ट मौका मिला मुझे, तो मैंने पूरी ट्राई की अपनी, और उससे माशाल्लाह बिजनेस में ग्रोथ भी आई। तो फिर मैंने सीए क्विट करके सारा फोकस अपना रिटेल की शॉप पे कर दिया। अच्छा जुनैद, आपको पता है कि रिटेल का काम भी है ना एक लिमिटेड होता है। उसमें जो है वो अगर आप कस्टमर आएगा तो ही कुछ प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उनके सामने अपनी स्किल्स दिखा सकते हैं। कस्टमर ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो फिर उसके बाद फिर मेरे मामू चाइना जा रहे थे, तो मैंने जिद की मैं भी चाइना जाऊंगा अब्बू के साथ। अब्बू को बोला कि मैं भी मामू के साथ चाइना जाऊंगा। तो चाइना गया, वहाँ पर परचेजिंग की और मोबाइल फ़ोन की, और आ गए। अब वो सेल हो गए। अब सेकंड टाइम दोबारा मामू नहीं जा रहे थे, लेकिन मैंने कहा मैं जाऊँगा, और मैं अकेला जाऊँगा भले। तो अब्बू ने काफ़ी समझाया कि नहीं जाओ क्योंकि नहीं कर पाओगे, अकेला क्या करोगे आप। मैंने कहा मैं करूँगा। एक जोश था, कुछ प्रूफ करना था, मैंने बताया स्टार्ट से ही मेरा था ना, तो मैंने कहा करूँगा। तो जिद की, खैर अब्बू ने भेज दिया। अच्छा वो चाइना चले गया मैं। अब चाइना जाते ही जो है वो प्लेन से उतरे, टैक्सी में बैठे, वो जो मार्केट का एड्रेस था वहाँ पे गया, वो गॉन्जो गया था मैं। अच्छा वहाँ गया, टैक्सी से उतरा। अब वहाँ पर चाइनीज़ को इंग्लिश नहीं आती थी उस वक्त, 2006-07 में। अब तो आज भी नहीं आती भाई। नहीं अब तो बहुत बेहतर है। आप अभी का अगर चाइना देखो तो बहुत बेहतर है। जब उस वक्त तो बिल्कुल इंग्लिश का नामो निशान ही नहीं था। सही। और मुझे सिर्फ उर्दू या इंग्लिश दो ज़बान। तो जब टैक्सी से मैं उतरा और इत्तेफाक से उतरते ही बारिश स्टार्ट हो गई। अब बारिश स्टार्ट हो गई, मेरे हाथ में पूरा लगेज था जो पूरे महीने के लिए मैं घर से खाने पीने का सामान, कपड़े, सब चीज़ें लेके गया था। अब बारिश स्टार्ट हो गई, रोड के बीच में मैं खड़ा था, और मैं कोई वहाँ शॉप्स थी, उनको बुलाऊँ, वहाँ से बोलूँ चाइनीज़ को कि भाई मेरा बैग आप रख लो कम से कम, क्योंकि बारिश हो रही है, मुझे कहाँ जाना है मुझे नहीं पता। मतलब मैं उतर तो गया चाइना में, लेकिन उसके बाद का मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि एक जोश था, पैशन था कि भाई जाऊँगा, करूँगा, जुनून था। चले तो क्या, लेकिन वहाँ जाके करना क्या वो मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं अकेला था उस वक्त। मामू के साथ तो मैंने घूम लिया इजीली, लेकिन अब नहीं पता था। अब वो चाइनीज़ कोई जवाब ही ना दें, क्योंकि वो समझे ही ना मेरी ज़बान। अब बारिश हो रही है, और मुझे फिक्र ये कि मेरा बैग है, पूरा महीने का सामान इसमें, और ये गीला हो रहा है, बारिश वहाँ पर तूफ़ानी बारिश है, पूरा गीला हो रहा है, मैं क्या करूँगा पूरा महीना। मतलब वहाँ से बारिश का पानी और यहाँ से मैंने आंखों का पानी, दोनों मिक्स हो गए थे। वो ऐसी कंडीशन थी मेरी, मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा। बहरहाल वहाँ अल्लाह का शुक्र है कोई मार्केट वाला मिला, और उसने फिर टैक्सी करा के दी दूसरे शहर जाने की, और मैं वहाँ गया, शेंजन जाना था मुझे, तो वहाँ पहुँच गया। अच्छा वहाँ जाऊँ तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट या जो कैपिटल था ना हमारा बहुत मिनिमम था। मतलब एक $10,000 लेके गया था मैं पहली बार चाइना, और वही हमारी टोटल जमा पूंजी थी। तो वो जब मैं लेके गया, अब उसमें से मुझे स्टॉक परचेज़ भी करना था, खाना भी खाना था, होटल में भी रहना था, खर्चे भी करने थे। लेकिन अब मुझे इतना पता था कि अगर मैं ज़्यादा खर्चा कर दूंगा तो जाहिर बात है फिर हम स्टॉक कम खरीद पाएंगे, और कम खरीद पाएंगे तो फिर नफ़ा भी कम होगा, तो फिर अब तो दिखाएंगे कि क्या करा, तो दोबारा जाने नहीं देंगे। फिर मुझे नेक्स्ट भी आना था। तो मैंने सारे
सेक्रीफाइसेस अपने आप पे किए। खाना भी 3 टाइम की जगह 1 टाइम खाना खाया, और खाने की जगह भी कभी बिस्किट खाए। होटल भी बिल्कुल छोटा सा रूम लिया, क्योंकि मुझे पैसे बचाने थे, क्योंकि सारा मैं चाह रहा था कि वो सारी अमाउंट में आपका सारा फोकस प्रोडक्ट पे था। सिर्फ मेरा प्रोडक्ट, क्योंकि मेरा सिर्फ फोकस प्रोडक्ट पे था, और सिर्फ फोकस अपने आप को प्रूफ करने के लिए था। क्योंकि मैंने आपको बताया अर्ली एज में जो रिजेक्शन मेरे सामने मैंने फेस किए ना, तो मैं तो मौका ही ढूंढ रहा था कि मुझे कोई मौका मिले, और ये मौका मुझे लगा कि मुझे शायद यही मौका होगा। तो मैंने उस मौके को वही समझ के पूरा अवेल किया, और मतलब मार्केट में भी सबसे पहले सुबह जाऊँ और रात तक मार्केट में रहूँ। वहाँ पर एक और चैलेंज बहुत बड़ा ये था कि जब जैसे चाइनीज़ को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, अब प्रोडक्ट भी पर रखे हुए हैं उनके पास, फंक्शंस पूछने हैं, ब्लूटूथ उसमें है कि नहीं है वो पूछना है, तो वो पूछ नहीं पाए, मतलब उनसे हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, वो इशारों में सारी बातें होती थी। तो वो एक टफ टाइम था बहुत। तो उस दौरान ही फिर हुआ ये कि उनसे बातें करते करते ही, मतलब डिस्कशन करते करते ही चाइनीज़ भी सीख ली मैंने, क्योंकि वो इतना टफ टाइम था, इसके बगैर वो नहीं था। तो मैं उनसे बातें करते करते ही अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ भी आ गई। तो वो था। फिर मैं स्टॉक परचेस करके ले आया, फिर वो स्लो यहाँ पर सेल हुआ। अच्छा, वो भी रिटेल की शॉप पे सेल किया हमने। तो वही मैंने बताया कि रिटेल में क्या है कि एक लिमिटेशन है। अब फिर मैं सेकंड टाइम गया 6 महीने बाद, क्योंकि जब वो स्टॉक सेल हुआ, सेकंड टाइम गया परचेजिंग का गया, फिर यहाँ पर आके 6 महीने वेट करना पड़ा मुझे कि वो स्टॉक सेल हो तो मैं जाऊँ। तो फिर हम होलसेल की तरफ शिफ्ट हुए थे। फिर होलसेल में गए। अच्छा, अब होलसेल में गए तो वहाँ काफ़ी जाइंट जो है वो इम्पोर्टर्स थे, तो हमारा मुकाबला उनसे था। अब मुझ में जुनून तो था, परचेजिंग तो मैं करके आऊँ, और एक बेनिफिट ये था मुझे कि मेरा हैंड ऑन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, क्योंकि रिटेल की शॉप पे मैंने तकरीबन 3-4 साल सर्व किए थे अपने ना। सही। और ये शॉप कहाँ थी? सदर में ही थी। सही। तो मुझे कंज्यूमर को क्या चाहिए ना वो मुझे पता था। तो मैं उस तरह के प्रोडक्ट परचेस करके लाया, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुँचे। वो गए, हम होलसेल थे तो होलसेलर के पास ही जा रहे थे वो। अब होलसेलर क्या ले हमसे, वो ले जो कि रनिंग आइटम है, जो फास्ट मूविंग आइटम है, उसमें प्रॉफिट कम हो हमको, और जो मैं आइटम लेके आऊँ उसमें प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन वो सेल नहीं हो रहे थे। तो वो भी काफ़ी टाइम तक चैलेंज रहा हमको। तो फिर मैंने वालिद साहब से कहा कि मुझे आप सेल का चार्ज भी दो, सेल्स भी मैं करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सेल्स हम डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचे, हम डायरेक्ट रिटेलर्स तक पहुँचेंगे तो ये हमारे आइटम्स बड़े अच्छे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन में सेल होंगे। तो फिर खैर बहुत टाइम बाद उन्होंने ट्रस्ट किया मुझ पर और मुझे एक मौका दिया, लेकिन वो भी एक टाइम लाइन दी थी कि भाई ठीक है 3-4 महीने आप कर लो, अगर कर सके तो ठीक है, वरना फिर आप परचेजिंग करोगे, सेल नहीं करोगे। परचेजिंग स्किल्स तो मेरी बहुत अच्छी थी, और सेल्स का मेरा एक जुनून था कि मैंने कहा मैं ये भी करूँगा, और वो मुझे मौका दिया। तो मैंने वो 3-4 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ करके दिखाया। अच्छा, उसमें चैलेंज क्या था कि वो क्रेडिट मार्केट में उस वक्त सारा क्रेडिट पे काम हो रहा था, हम कर रहे थे कैश पे काम। तो क्रेडिट कैसे देंगे, क्योंकि क्रेडिट अगर देंगे तो लोग पैसे दबा लेंगे अपने, या साइकिल खराब हो जाएंगे, और प्लस पेमेंट रिटर्न मिलेगी नहीं मिलेगी, डर था ना। फिर वारंटी भी दे रहे थे 7 डेज़ की, 12 डेज़ की, तो वारंटी कैसे देंगे, क्योंकि हम बगैर वारंटी का दे रहे थे। और फिर वो यूनिक आइटम जो हमारे हैं वो सेल होंगे कि नहीं होंगे, सब एक डर था अब्बू को ना। लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस था कि जो आइटम है ना मेरे, वो एक दफ़ा कंज्यूमर तक पहुंच जाए वो चलेंगे। तो खैर मुझे चार्ज मिला, मैंने माशाल्लाह 3 महीने 4 महीने बहुत लगातार मेहनत की और प्रूफ करके दिखाया। और फिर जब वो लेजर और इनकम स्टेटमेंट दिखाया अब्बू को, तब वो सेटिस्फाई होगा, क्योंकि माशाल्लाह वो नफ़ा इतना अच्छा हो गया था कि वो सारा डर खत्म हो गया कि अब वारंटी का भी टेंशन नहीं है, और अगर अल्लाह ना करे कोई हमारे पैसे लेके यहाँ हमारे पैसे हो भी गए उधार में, तो भी हमारा नफ़ा इतना है कि हम सर्वाइव कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो फिर माशाल्लाह अब्बू ने ट्रस्ट किया मुझ पर, और मुझे बोला भाई अब सेल भी आप संभालो, परचेजिंग भी आप संभालो भले। तो वही सिलसिला चला। अब उसमें हम थे 3rd नंबर पे, मतलब हम 3rd नंबर पे, हम तो बहुत नीचे, मतलब इम्पोर्टर बहुत सारे थे। उस इम्पोर्टर में मेरी, देखो मैं स्टार्ट से ही ना, मैंने बताया जो मेरी अर्ली लाइफ थी ना, तो उस टाइम से मुझे अपने आप को प्रूफ करना था। और मैं कहीं भी कोई भी बिजनेस जैसा कर रहा था या कोई भी काम कर रहा था, मेरी चाहत ये थी कि मैं टॉप पे रहूँ, सबसे आगे रहूँ, क्योंकि जो मेरे अंदर आँख थी ना स्टार्ट से जुनैद, वो बहुत मतलब ख़त्म थी, मैं समझता हूँ, मतलब बहुत ही। तो अब हम स्ट्रगल करते करते 3rd नंबर पे आ गए थे, और हमसे ऊपर 2 और जाइंट इम्पोर्टर थे। अब मुझे फर्स्ट आना था कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई इम्पोर्टर हो तो सिर्फ हम हो, इतना अच्छा मतलब बेस्ट हम जाना था। लेकिन 3rd पे आने के बाद है ना, हम आगे नहीं जा पा रहे थे। वो क्यों नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जो 1st और 2nd वाले जो काम कर रहे थे ना, उनकी प्रैक्टिस बिल्कुल आउट थी। मतलब वो बिज़नेस को एज अ बिज़नेस नहीं कर रहे थे, वो मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट लेके काम कर रहे थे, और प्लस ये कि अंडर कॉस्ट आइटम सेल कर रहे थे। वो ऐसी कमिटमेंट्स कर रहे थे अपने कंज्यूमर से या रिटेलर से या डीलर से, जो कि पूरी करना नामुमकिन थी, मैं समझता था। और मेरा माइंड अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही बिजनेस माइंड था, क्योंकि मैं सीए भी कर रहा था, मैंने आपको बताया, और जितनी मैच्योरिटी मेरी अर्ली लाइफ में मैंने आ गई थी ना, तो 3rd पे आगे मैं रुक गया था, क्योंकि मुझे आगे जाना था,
लेकिन मुझे जाना था सबको बैलेंस लेके कि प्रॉफिट भी हो और हम सर्वाइव भी कर सके और हम उससे ग्रोथ भी कर सकें। लेकिन उससे आगे फिर नहीं जा पाए तो मैं रुक गया। तो हुआ ये कि फिर सेकंड वाला जो है वो डिफ़ॉल्टर हो गया, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस थी वो इन द एंड होना वही था। तो फिर हम सेकंड आए, अब फिर भी फर्स्ट नहीं जा पा रहे थे क्योंकि फर्स्ट वाले का वही प्रैक्टिसेस थी। अच्छा, ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है, ये जो रैंकिंग आप जी, बता रहे हैं, वॉल्यूम जो volume क्वांटिटी थी ना, सेल की जो क्वांटिटी थी वो बहुत है। हाई थी। इम्पोर्ट की इम्पोर्ट की और volume। सेल की, हाँ बिल्कुल। सही है। तो फिर वही सेकंड पे आए, फिर फर्स्ट पे जाना था लेकिन मैं रुका रहा और फिर फर्स्ट वाला भी डिफ़ॉल्टर हुआ। तो इसका मतलब मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो मैच्योरिटी मुझ में आ गई थी, वो इतनी समझ आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहाँ रुकना है और राइट टाइम पे राइट डिसीजन वाली बात थी। क्योंकि आपको पता है बिजनेस एक लालच है, लेकिन लालच भी कहाँ करनी है और कब करनी है और कितनी करनी है ना, वो समझ अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट सही थी। तो वो करते करते माशाल्लाह फिर हम और इसमें ये भी होता है कि आपने कब एग्जिट करना है। बिल्कुल कब एग्जिट करना है, इतनी समझ, एग्जिट या रुकना कब है मैं समझता हूँ, हाँ। कब कहाँ रुक जाना है। तो वो चीज़ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह थी, तो वहीं हम रुक गए। उसके बाद हम फर्स्ट तो आ गए, लेकिन सही। फर्स्ट का मज़ा बहुत कम टाइम सका, क्योंकि उसके बाद इंपोर्ट की ड्यूटीज़ बहुत हाई हो गई थी। तो सारा बिजनेस जो है वो डाइवर्ट हो गया स्मगलिंग पे। अब स्मगलिंग पे भी एक लिमिटेशन होती है, क्योंकि वो बैगेज में अगर माल आ रहा है तो एक लिमिटेड क्वांटिटी आएगी, और मैं स्टार्ट से मुझे ये था कि मुझे आप अनलिमिटेड ग्राउंड दो, मैं आपको जो है ना वो अचीव करके दिखाऊंगा। तो वहाँ पर फिर हमने उस बिज़नेस को क्विट किया और हमने अपना मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया था स्टोन के नाम से। सही। अच्छा, वो मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया हमने। अब उस मोबाइल फ़ोन में भी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स लेकर आया था। 2007 या 8 में मैं कन्वर्जेशन लेके आया था मोबाइल में, जो कि आपको याद होगा, शायद आपको भी याद होगा कि उस वक्त जो मैसेज आ रहे थे ना मोबाइल में, तो वो ऐसा आता था कि एक मैसेज आया 12 बजे, और उसने एक और मैसेज अगर आपको किया तो 12:10 पे अलग से आता था, अलग एंटिटी आती थी पूरी मैसेज की। हाँ। और उस वक्त मैं कन्वर्जेशन लेके आया था बाहर फ़ोन के अंदर, जो कि लोगों को समझ में नहीं आया, वो कंफ्यूज थे क्या क्या है ये। और इसके अलावा काफ़ी नए ऐसे फीचर्स मैं लेके आया था, लेकिन लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से हम उसकी मार्केटिंग या अवेयरनेस नहीं कर पाए, तो लोगों को समझ ही नहीं आया, खासतौर पे इंटीरियर पंजाब और इंटीरियर सिंध में ना। तो फिर वो हमने मोबाइल फ़ोन को ड्रॉप किया और फिर हम मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ के बिज़नेस में आए थे। सही। और उसके बाद 2015 में इत्तेफाक हुआ मेरा, 2014 में मेरा यूएसए जाने का। सही। तो जब यूएसए गया तो वहाँ पर काफ़ी हमारी इंडस्ट्री, हमारे मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ की काफ़ी ऑप्शंस, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे, कंज्यूमर के पास काफ़ी चॉइस थी। लेकिन हमारे पाकिस्तान को मैंने जब कंपेयर किया तो यहाँ पर तो सिर्फ लो क्वालिटी और चीप प्रोडक्ट ही अवेलेबल थे। तो फिर उस वक्त मैंने इरादा किया था कि हम एक ऐसा कोई ब्रांड लॉन्च करें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तानियों को भी अच्छी क्वालिटी वो डिज़र्व करते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट भी है, लेकिन उनको अनफॉर्चुनेटली किसी ने ऑफर ही नहीं किया। तो फिर 2016 में हमने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, रॉनिन को। जी, सही। और वो उसका पहला प्रोडक्ट क्या लॉन्च किया था हमने आपने? पहला प्रोडक्ट पावर बैंक थे और चार्जर्स और हैंड फ्रीज ये लॉन्च किए थे। सही। और आज मतलब 16 में आपने किया जी। तो तकरीबन 9 साल के इस सफ़र में अब आपके पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है उसमें, रॉनिन में? अब कैटेगरी अगर आप पूछो तो कहीं ऑलमोस्ट 10-12 कैटेगरीज हैं, और SKUs वाइज पूछो तो मोर देन ऑलमोस्ट 200 SKUs है हमारे पास। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, रॉनिन के बारे में बताएं कि ये आप फिर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है, इसको ज़रा क्लियर करें, क्योंकि बहुत जी, से हम लोग पहले अर्ली उसमें जो है 2016 में तो हम इंपोर्ट ही कर रहे थे। सही। और फिर 2020 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैक्ट्री यहीं पे लगाई। उस वक्त भी एग्रेसिवली रन कर रहे थे हम। अच्छा, उस वक्त डिमांड बहुत थी लेकिन सप्लाई नहीं थी, क्योंकि चाइना से ही सप्लाई नहीं आई थी, बिल्कुल नहीं थी। तो उस वक्त ये रियलाइज़ हुआ कि हम तो डिपेंडेंट हैं, और डिपेंडेंट मतलब हमको स्टॉक चाहिए भी, कंज्यूमर को हमारे पाकिस्तान में डिमांड भी है लेकिन हम दे नहीं पा रहे। तो फिर उस वक्त हमने फैक्ट्री लगाई 2020 के अंदर। और ये ख्याल किसी और को नहीं आया, मतलब आर यू द फर्स्ट फैक्ट्री जो कि ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, स्मार्ट जी टेक वगैरह की? जी, हमने पहली फर्स्ट फैक्ट्री या हमने ओनली? अभी ओनली भी, हाँ फर्स्ट भी आप समझ लो, ओनली भी समझ लो, दोनों हम ही हैं, आप अभी भी ही हम ही हैं। हैं, बिल्कुल तो हम ही हैं। मतलब इसकी वजह भी बताऊँ मैं आपको, क्योंकि इंपोर्ट करके जो फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हो ना, अभी भी मंगाएंगे तो वो सस्ता है, असेंबलिंग करोगे यहाँ तो महंगी है। ऑफ कोर्स। अच्छा, लेकिन हमारा मकसद क्या था कि हम चाह रहे थे कि हम क्वालिटी इन हैंड हो हमारी, क्योंकि इंपोर्ट अगर आप करके प्रोडक्ट यहाँ पे लेके आओगे ना, तो वो बॉक्स पैक ही कंज्यूमर को जाएगा, और कंज्यूमर के पास पहुँचने के बाद पता चलेगा कि प्रोडक्ट में क्या है, बीच में हमारा कोई किरदार नहीं है। तो अच्छा, ये जो वाइट लेबलिंग होती है जी, तो इसमें अक्सर औकात पैकेजिंग तो पाकिस्तान में ही हो रही होती, तो वहाँ तो आप चेक कर सकते हैं ना ये चीज़ें? नहीं, वाइट लेबलिंग में भी पैकेजिंग वहीं पे हो रही होती है, चाइना में ही हो रही होती है, वो फिनिश प्रोडक्ट आ रहा होता है।
तो बस वहाँ से उठाया और यूँ पकड़ा दिया। जी बिल्कुल। और चेकिंग अगर आप बोलो कि पाकिस्तान में कर सकते हो तो चेकिंग करना भी तो एक पूरा एक वो हाँ, है, सिस्टम है, process पूरा है, पूरा हाँ। प्रोसेस है। इसमें क्यूसी की पूरी एक टीम होती है। ये कोई 2 4 10 15 20 बंदों का काम नहीं होता, ये सैकड़ों बंदे होते हैं, क्यूसी के होते हैं, आईक्यूसी के होते हैं, फिर सही। इसमें क्यूए होता है। तो ये पूरा प्रोसेस है और इसकी मशीनरीज होती हैं, तो ये लेबोरेटरीज होती हैं। तो ये सब चीज़ें तो फिर एक फैक्ट्री या पूरा इंडस्ट्री होगी जब इसको कर सकेंगे ना। तो वो एक वो भी था। और दूसरा ये भी था कि जितना मैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं अर्ली लाइफ में यूएसए गया और काफ़ी ममालिक में गया, तो एक पाकिस्तानियों की जो रिस्पेक्ट है ना, वो मुझे बहुत हार्ड करती है कि मतलब अगर ग्रीन पासपोर्ट या पाकिस्तानी को देख के वो मतलब नॉर्मल ऐसा बिहेव करते हैं, तो मुझे स्टार्ट से ही बड़ा हर्ट हुआ उसके अंदर। और तो मेरी चाहत यही है, और अभी उस वक्त भी इंडस्ट्री लगाते वक्त भी यही थी कि इंशाल्लाह अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और हम टेक में भी जो है ना ग्लोबली जाके इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि पाकिस्तान को आप अंडर एस्टिमेट ना करो भाई, हम भी क्वालिटी प्रोडक्ट सब बना चाह सकते रहे हैं और दे हैं सकते कि हैं। पुटिंग पाकिस्तान ऑन द मैप। बिल्कुल मतलब इंशाल्लाह, ये कि दुनिया बिल्कुल को नजर आए। अच्छा, बिल्कुल तो इंशाल्लाह। फैक्ट्री लगाई। अब देखिए फैक्ट्री के यहाँ पे बड़े चैलेंजेस भी रहते हैं, और बिजनेस वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट हजरात होते हैं, ज़ाहिर है बिजली की सप्लाई के इशू हैं, गैस के सप्लाई के इशू हैं, जी टैक्सेशन के इश्यूज हैं, फिर आपका ज़ाहिर है रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आ रहा है। जी जी। तो ये सारे इश्यूज हैं। तो मतलब इन चैलेंजेस को आपने कैसे अबूर किया? ये मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो वो लोग जो छोटे स्केल पे ही सही इस तरह का काम करना चाह रहे हैं और वो इन्हीं चीज़ों से घबराते हैं। तो आपने इन चैलेंजेस को कैसे अबूर किया? देखो, मैं जुनेद बड़ा पॉजिटिव हूँ इस बारे में ना। मतलब चैलेंजेस तो होते ही हैं और हर इंडस्ट्री में होते हैं, हर तरह के होते हैं। मैं बड़ा पॉजिटिव इसलिए हूँ, मतलब मेरी सोच ये है कि देखो चैलेंजेस तो सबके लिए है ना, लेकिन वो चैलेंजेस को मैं इस ऐसा देख रहा होता हूँ कि वो मैं उसको अपॉर्चुनिटी देख रहा होता हूँ कि अगर सही। चैलेंजेस है तो वो मेरे लिए एक बेनिफिट है, एक अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि काफ़ी सारी तादाद, काफ़ी सारे लोग जो है ना वो देख के रुक जाते हैं और मैं रुकता नहीं हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ असेंबलिंग यहाँ महंगी है, लेकिन मैं नहीं रुका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी सक्सेस जो हासिल की वो इसी वजह से की कि हमने उसको कंपेयर नहीं किया। हमने बोला ठीक है महंगा है तो महंगा है, लेकिन क्योंकि जो बेनिफिट्स हम लेना चाह रहे हैं, जो चीज़ें हमको उसके बेनिफिट मिलेंगे वो किसी और को नहीं मिलेंगे, तो वो मुझे मुश्किल नहीं लगा कभी भी। सही। मैंने कभी भी इन टर्म ऑफ आप समझ लो प्रॉफिट से कंपेयर नहीं किया अपने बिजनेस को, क्योंकि हमारा बिजनेस एक पर्पस ड्रिवन बिजनेस है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम पाकिस्तान को दुनिया में ग्लोबली जो है ना वो अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करवाएं। तो जब इतना बड़ा विजन है ना, तो इसलिए फिर मैं समझता हूँ कि आपका अगर आपका विजन इतना बड़ा है तो फिर आप इन चैलेंजेस से नहीं घबराओगे कभी, क्योंकि वो जो आप कर रहे हो ना, फिर वो आप शायद लाखों में क्या करोड़ों में एक ही हो, तो फिर आप घबरा क्यों रहे हो? आप तो सबसे अलग हो, तो फिर लोग अप्रिशिएट करेंगे और रिकॉग्नाइज भी करेंगे इसको। इसको हम इस तरह भी रिफ्रेश कर सकते हैं कि जैसे कि कौन सी चीज़ें आपकी नज़र में बेहतर हो सकती हैं एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट? आपने ज़ाहिर इंडस्ट्री लगाई है, अब आप ज़ाहिर है उस चीज़ को उस लेंस से देख रहे हैं। ज़ाहिर है एज अ रिटेलर आपका एक विजन डिफरेंट था मार्केट को लेके, कंज्यूमर को लेके। अब आपने खुद अपनी एक फैक्ट्री डाली है, आपके माशाल्लाह सैकड़ों एम्प्लॉयज़ हैं, सब कुछ है, तो अब आप उसको दूसरे ज़ाविये से देख रहे हैं। तो आपकी नज़र में अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करें, चाइना की मिसाल हमारे सामने है, हम अक्सर वो वीडियोस आती है ना 1980 का शंघाई कैसा था और आज का शंघाई देखो तो गर्दन ही नीचे नहीं आती, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, राइट? तो वो सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन से हुआ, अच्छी पॉलिसीज़ हुई, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हुई। तो इस तरह आपको एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट क्या लगता है कि हम कौन से एरियाज़ में लैक कर रहे हैं और हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए कि पाकिस्तान में ना सिर्फ एक रॉनिन हो, 50 हो? जी बिल्कुल हो। अच्छा, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो सबसे पहली पॉलिसीज़ की बात करें अगर हम, तो अभी क्या है कि मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट में अगर हम फिनिश प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो हमको सस्ता पड़ रहा है। सही है। अच्छा, अगर हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हो, असेंबलिंग कर रहे हो तो महंगी पड़ रही है। तो सबसे पहले अगर ये ड्यूटीज़ का स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सेट हो जाए ना, और इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए एक्सपोर्ट पे भी और इंपोर्ट मतलब रॉ मटेरियल के ऊपर भी, और दूसरा एक मैं चाहूँगा कि वो भी हो जाए तो बेहतर ज़्यादा हो जाएगा कि जैसे हम क्या करें, रॉ मटेरियल चाइना से मंगा रहे हैं, अगर वो रॉ मटेरियल भी यहाँ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाए तो फिर पूरी मैन्युफैक्चरिंग ही यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर लेकिन वो भी कैसे होंगे जब उनको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से अगर वो बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाए और वो एप्रिसिएशन मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि 50 या 200 भी रोनिन यहाँ पर आ सकते हैं। और रोनिन या और ब्रांड्स और इंडस्ट्रीज यहाँ पर आना ज़रूरी इसलिए है जुनेद कि अगर देखो 2016 में हमने ये इनिशिएटिव नहीं लिया होता ना, तो आज क्या होता, आज ये होता कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ की तरह मोबाइल एसेसरीज़ के गैजेट्स भी दूसरे किसी मुल्क के ब्रांड के हम यहाँ बेच रहे होते। और होता क्या कि सारा प्रॉफिट और सारी जो भी लेबर कॉस्ट है सब चीज़ें बाहर जा रही होती। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? 2016 में जो मैंने बोल्ड एक डिसीजन लिया था, मैं समझता हूँ कि उसका बेनिफिट हमारे मुल्क को बहुत हुआ कि अब हम
इंटरनली यहीं पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और सारी एम्प्लॉयमेंट भी हम यहीं पे दे रहे हैं और प्लस ये कि इंशाल्लाह जब एक्सपोर्ट पे जाएंगे तो वो पाकिस्तान का नाम रोशन भी हम यहीं से करेंगे इंशाल्लाह। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बोल्ड स्टेप लेने चाहिए। सही। अच्छा, आपने एम्प्लॉयमेंट की बात की। हम अक्सर ये सुनते हैं कि जैसे मैं अभी शेंज़न गया हुआ था खुद 2 महीने पहले, जी तो वहाँ जो मैंने चीज़ नोटिस की, ख़ासतौर पे होशंबे मार्केट वगैरह जहाँ पे जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल वगैरह तमाम की तमाम ख़वातीन थी जो जी कि मोबाइल बना रही हैं, वो जी उसको जोड़ रही हैं जी वगैरह वगैरह। तो मतलब टेक्निकली वो बड़े साउंड हैं। तो आप एज एन एम्प्लॉयर, अब आप चूँकि टेक की फील्ड में इतने सालों से हैं और अब आपने ज़ाहिर है यहीं पे पूरा सेटअप लगाया है, आपको क्या लगता है कि टेक्निकली हमारी पॉपुलेशन जो है कितनी स्किल्ड है, कितनी ट्रेंड है, कितनी साउंड है, या आपको लगता है कि अभी बहुत लंबा सफ़र हमें वहाँ पे करना है? अच्छा इसका मैं आपको थोड़ा स्टार्ट से बताऊँ ना, जब हमने फैक्ट्री लगाई थी ना यहाँ पर, क्योंकि अब मेरे लिए फैक्ट्री नहीं थी ना, मेरी मेरी पिछले बाप दादाओं ने कभी फैक्ट्री नहीं लगाई थी और हम पहले ही थे जिन्होंने फैक्ट्री लगाई। तो जब फैक्ट्री लगाई, वर्कर्स हायर किए, फिर प्रोडक्शन मैनेजर हायर किया कि भाई वो आप उनसे प्रोडक्शन लो। तो वो जिस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे थे ना वर्कर्स को, सबसे पहली तो मैं समझता हूँ कि यही माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था ना उनको, वो बिल्कुल ऐसा जैसे एक स्लेवरी वाला। स्लेवरी वाला या एक बिल्कुल ही जाहिल को आप बता रहे हो, उनसे खाली आप बस ये बोलो कि ये कर दो, बस इस तरह से, मतलब वो एक बहुत रूड तरीके से बिहेव किया जा रहा था। तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन किया था, मैंने वहाँ उनको कहा था कि मैंने कहा इस तरह नहीं चलेगा हमारे पास, आप इनको इज्जत दो, रिस्पेक्ट दो। लेकिन वो कह रहे थे कि सर ये यही ज़बान समझते हैं, ये इसी तरह चलेंगे। जो क्योंकि वो पास्ट में काफ़ी इंडस्ट्री में फैक्ट्री में काम करके आया था मैनेजर वाला। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इनको रिस्पेक्ट देंगे, ये भी इंसान है। क्योंकि अगर ये ज़बान समझते हैं आपकी नज़र में, तो कभी इनको उस तरह से ट्रीट नहीं किया गया, कभी वो रिस्पेक्ट नहीं दी गई। तो फिर हमने उसको चेंज किया और उस कल्चर को चेंज किया हमने माशाल्लाह अपने वर्कर्स को बहुत रिस्पेक्ट भी दी। और मतलब माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि हमारे वर्कर इतना ट्रेन और इतना डिसिप्लिन और इतने एफिशिएंट हैं कि अभी पिछले 2 महीने पहले हमारी 3 डेलीगेशन चाइना से आई हुई थी। जब उन्होंने हमारे प्रोडक्ट वर्कर्स की एफिशिएंसी देखी है, जो डिसिप्लिन देखा, जो कल्चर देखा, वो इतने इंस्पायर हुए हैं, आप बिलीव करोगे वो चाइना में रेप्लिकेट करने जा रहे हैं। Very nice. आप चाइना में जो देख के आए, बता रहे हो वहाँ काम कर रहे थे, मैं आपको चैलेंज गारंटी से बोलता हूँ कि माशाल्लाह हमारी वर्कर्स इतने डिसिप्लिन और इतने एफिशिएंट हैं कि आप किसी से भी कंपेयर कर लो, किसी भी मुल्क से कंपेयर कर लो, हम पीछे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। तो इनको ट्रेनिंग भी ले लेते हैं वो, बस सबसे पहली बात है आप उनको रिस्पेक्ट तो दो। अगर आप रिस्पेक्ट ही नहीं दोगे और आप ये एज्यूम करो या ये आप सोचो कि वो आपको इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे, तो वो मुश्किल है। तो क्योंकि वो जिस तरह से स्टार्ट से ही पाकिस्तान में वर्कर्स को ट्रीट किया जा रहा है ना, वो सही नहीं है। तो हमारे वर्कर्स को आप तो आपने बेसिकली ये जो साइकिल है इसको तोड़ा है। जी बिल्कुल। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है, देखिए मैं आपकी फैक्ट्री विज़िट भी की और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप सामने बैठे हैं, मैंने काफ़ी फैक्ट्री विज़िट्स किए हैं और मैंने जितनी अच्छी ट्रीटमेंट एम्प्लॉयज़ की और फैसिलिटीज़ के हिसाब से अगर देखें, देखिए एक तो होता है ना कि एक मल्टीनेशनल कंपनी है, जी तो वहाँ तो समझ आता है जी, उनका बिलियंस ऑफ डॉलर में उनका ग्लोबल बजट है, वो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक लोकल कंपनी का इस तरह का स्टेप लेना, मतलब उनकी दाढ़ी भी वहीं बन रही है, उनका मसाज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इस तरह की बेसिक लेवल फैसिलिटीज़ देना, तो ये अब चूंकि आपने तो कभी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम किया नहीं है, तो ये सेंसिटिविटी आपके अंदर डेवलप कहाँ से हुई? क्योंकि सेठ तो कहता है भाई कल्ली वल्ली एसी भी नहीं चलाने दूंगा, पंखे में बैठ, बनियान में बैठ, मुझे माल बना के दे, राइट? बिल्कुल सही। तो ये सेंसिटिविटी आपके अंदर कैसे आई? देखो उसका मैं पहले थोड़ा सा आपको उसका बैकग्राउंड बताऊं कि देखो होता क्या है कि 2 तरह के बिजनेस होते हैं। एक तो होता है कोर बिजनेस, और बिजनेस आपको पता है उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है प्रॉफिट मेकिंग, और एक होता है पर्पस ड्रिवन बिजनेस। अच्छा हमारा जो है वो पर्पस ड्रिवन बिजनेस है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा विजन है, हमको कहाँ पहुँचना है हमको पता है। तो हमारे जैसे बिजनेस में ज़रूरी होता है कि हम एम्प्लॉय को वो सारी फैसिलिटीज़ दें और उनको पार्टनर्स की तरह ट्रीट करें, क्योंकि हमको वहाँ जहाँ पहुँचना है, जो विजन है हमारा, जो ऑब्जेक्टिव है वो हासिल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे पार्टनर बन के हमारे साथ वहाँ तक चलें। क्योंकि अगर वो आना जाना करते रहेंगे, आज 1 साल किसी ने लगाया, 2 साल किसी ने लगाया, तो फिर हमारी पॉलिसीज़ उस तरह की नहीं होंगी ना, हमारा सिस्टम इंप्रूव होगा। और दूसरा ये कि एम्प्लॉय को हम पार्टनर समझते हैं, ठीक है। अच्छा ये कैसे हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही हो लेकिन उसके पार्टनर्स वहीं पर हो, ठीक है ना। और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जब बंदा प्रोफेशनल लाइफ में आता है ना, तो होता ये कि वो वर्क लाइफ और अपनी ऑफिस लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करते करते है ना, अपने आप को कहीं खो देता है। उसकी इनर सेल्फ कहीं घूम जाती है, उसका जो पैशन है, जो हॉबीज़ हैं, वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करता है, क्योंकि वो उसको फैमिली भी देखनी है, उसको अपने टास्क भी देखने हैं, रोज़ाना के प्रोजेक्ट भी देखने हैं। तो
उसी को रियलाइज़ करते हुए हमने सारी फैसिलिटीज़ जो आपने देखी हमारे पास वो इंट्रोड्यूस कराई, ताकि वो अपने काम को एक पैशन के साथ कर सके। उसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो बढ़ जाती है, ओनरशिप आ जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप ऐसा इन्वायरमेंट दो, क्योंकि आज तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान में किसी ने इस तरफ सोचा ही नहीं। मैंने आज से कुछ सालों पहले गूगल की वीडियो देखी थी, वहाँ वो अपने ऑफिस का वर्क कल्चर और सारे बेनिफिट्स दिखा रहे थे, और उसके जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे ना अपने पाकिस्तानियों के भी, वो ये थे कि काश हमको भी यहाँ जॉब मिल जाए, हमारा भी ड्रीम जॉब है, हम भी जाना चाहते हैं। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि यार पाकिस्तान में ऐसी कोई इंडस्ट्री, ऐसे एग्जांपल क्यों नहीं है। तो उस वक्त से मेरे माइंड में था कि जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं इंशाल्लाह ये करूँगा। तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया और मैंने ये करके दिखाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का टैलेंट बाहर ना जाए, वो टैलेंट यहीं पर है और हम कंट्रीब्यूट कर सके अपनी सोसाइटी के अंदर। तो ये ज़रूरी है एम्प्लॉय के लिए, मैं समझता हूँ ये नेसेसिटी है एम्प्लॉय की, और खासतौर पर आजकल के जेनजीज की, कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिले, क्योंकि वो पे से ज़्यादा भी बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। उन्होंने मोबाइल पे जुनेद इतना देख लिया है, इतनी दुनिया देख ली है मोबाइल के अंदर, कि अगर अब उनको आप नॉर्मल ऑफिस में लेके जाओगे ना तो वो 6 महीने 7 महीने 8 महीने साल, बस वो उससे ज़्यादा सर्वाइव वो रह नहीं पाएंगे वहाँ पर, ना ही वो अपना आउटकम दे पाएंगे उस तरह से। तो उनके लिए ज़रूरी है कि अब इस तरह की फैसिलिटीज़ और ऐसे बेनिफिट्स और उनको साथ लेके चला जाए, उनको ओपन ग्राउंड दें कि वो खेलें, वो करके दिखाएं, अगर उनमें काबिलियत है तो वो करके दिखाएं। अच्छा, अब आप चूँकि ज़ाहिर है एक फैमिली बिजनेस आपका ताल्लुक़ है, तो आपके दोस्त यार भी, आपका सर्कल भी इंडस्ट्रियलिस्ट ही होंगे, इस तरह के फैक्ट्री ओनर्स होंगे ख़ानदान में, या आपके दोस्त अहबाब में, आपके सर्कल ऑफ फ्रेंड्स में। तो वो कहते नहीं है जहांगीर भाई क्या तुम लोग ये आते ख़राब कर रहे हो, या वो इसको एज एन इंस्पिरेशन ले रहे हैं आपके इस इकदाम को देख के, या फिर वो कह रहे हैं यार खल्ली वल्ली इसको गूगल बनने का शौक़ है, देखते हैं कितने दिन करेगा और फिर ये दोबारा जो है ना वही टिपिकल एक मेमन सेठ बन जाएगा। तो वो इंस्पायर हो रहे हैं आपकी नज़र में, या फिर ये इसको किस तरह देख रहे हैं? नहीं, बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, और जो भी हमारे ऑफिस विजिट कर रहे हैं माशाल्लाह, मैं वो भी काफ़ी इंस्पायर हो रहे हैं, और वो मतलब आके देख रहे हैं किस तरह बनाया, क्या किया, क्या फैसिलिटीज़ हैं, और फिर उसका इन द एंड अल्टीमेटली इसका आउटकम क्या आ रहा है वो भी मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इसका बेनिफिट क्या है। तो वो सारी चीज़ें और लोग इंस्पायर होकर उसको एडॉप्ट भी कर रहे हैं, और उसका मेन बेनिफिट मैं बताऊँ ना आपको जुनेद, तो ऑनरशिप आ जाती है। सबसे बड़ा जो मुझे चैलेंज रहा ना मेरी पूरी जर्नी में, अगर आप पूछो 2016 से लेकर अभी तक, तो स्टार्ट में क्या था कि एम्प्लॉयज़ तो हम हायर कर रहे थे, स्टाफ तो आ रहा था, लेकिन वो जुड़ के एक टीम बन के काम नहीं कर रहे थे। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि जितना पेन मुझे है वो सारी पेन मेरी तरफ ही था। मैं चाह रहा था कि पेन डिवाइड हो, हम सब अपने अपने डिपार्टमेंट्स का पेन खुद लें और हम इसको ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करें, लेकिन वो थोड़ी सी लैकनेस थी। तो यहाँ अब माशाल्लाह ये हो गया कि आप सब ऑनर की तरह काम कर रहे हैं, और सब एज अ पार्टनर्स जो है ना वो उसको लेके चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और जो भी सुन रहा है आपके प्रोग्राम में और वो देख रहा है कि अगर वो सोचता है कि मैं ये सारे बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस कराऊँ तो फ़ायदा है कि नहीं है, तो मैं इनको गारंटी से बोलता हूँ कि इतना फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप 10 साल की अपनी जर्नी देखोगे और फिर इसके बाद ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस कराने के बाद 1 साल देखो तो वो 10 साल के बराबर होगा। नहीं, एब्सोल्युटली, आई पर्सनली बिलीव कि देखिए हम सब की जो भी कारोबार हैं उसमें ज़ाहिर है सबका उतना ही इंटीग्रल पार्ट है जितना आपका है। चाहे वो आपका लड़का कॉफ़ी ही बना के ला के दे रहा है, अगर वो अच्छी कॉफ़ी नहीं दे रहा तो आपकी प्रोडक्टिविटी ही नहीं आ सकती काम में। सो वो सारे टूल्स हैं, जिस तरह मशीनरी आपकी फैक्ट्री में लगी हुई है, तो सारी मशीन, सारे टूल्स को, सारे पार्ट्स को भी उसी तरह बेनिफिट करना है, वरना एक पार्ट अगर जंग खा गया तो पूरी मशीन को भी रोक सकता है। आपने इंस्पिरेशन की बात की तो मुझे याद है, हम भी बचपन में हमारे स्कूल वाले ट्रिप्स पे लेके जाते थे, तो कभी पेंसिल की फैक्ट्री में लेके गए, कभी बिस्किट की फैक्ट्री में, तो हम भी बड़ा इंस्पायर होते थे कि यार ये भी काम है, ये भी जॉब्स हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी हो रहा है वगैरह वगैरह। ज़ाहिर है हम तो एज अ कंज्यूमर तो हम सोचते ही नहीं है ना कि ये बिस्किट, इसको पैक किसी ने किया है, किसी ने इसकी QC भी की है, किसी ने प्रिंटिंग भी देखी है, किसी ने इसकी क्वालिटी भी देखी है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर तो आपने सिलसिला भी शुरू नहीं किया तो स्कूल के बच्चों को ज़रूर लाएं। बच्चे वैसे ही टेक से बड़ा फैसिनेट होते हैं, और आजकल की जो जेन अल्फ़ा है वो तो पैदा ही स्मार्टफोन और गैजेट्स पे हुई है। तो जब वो उसको बनते हुए देखेंगे कि कितनी मेहनत लगती है, किस तरह इसका प्रोसेस है, आई थिंक वो बड़ा इंस्पायर भी होंगे। जी बिल्कुल, हम चाहते हैं, देखो मैं बिल्कुल आपने अच्छी एडवाइस की और हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और मैं तो चाहता यही हूँ कि हमारे कल्चर से, हमारे जो भी टेक इंडस्ट्री है, जो भी हम बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं या जो हम अपने नेशन के लिए कर रहे हैं, उसको लोग देखें और उससे इंस्पायर हो, क्योंकि ज़रूरी है। अब मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरी हो गया कि हमारे नेशन के लोग जो है ना वो इस तरफ आएँ। हाँ, आपको बताऊं, मैं समझता हूँ कि अब अनफॉर्चुनेटली हो ये गया, टिकटॉक और यूट्यूब और ये सब जो वीलॉगर और सब बन रहे हैं ना, तो 30% ऑफ पॉपुलेशन, 30-40% ऑफ पॉपुलेशन जो है ना वो इस तरफ चली गई है, वो टिकटॉक पे अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। बाकी 30-40% लग गई है वो बाइकिया में और राइडर बन गए। मतलब हमारा फ्यूचर क्या है? आप ये देखो ना, आज से 5 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे? वो वाली जो सारी हमारी लोग हैं
जो टिकटॉक पे और यूट्यूब पे और सब एक दूसरे को फॉलो करके कि इसके इतने मिलियंस व्यूज़ हैं तो मैं भी ये करूँ, मुझे भी इतने मिलियंस व्यूज़ मिलेंगे, हम इन द एंड कहाँ खड़े होंगे जुनैद? तो ये सोचने की ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि लोग आएँ, इंस्पायर हों और इस तरह के कारोबार को स्टार्ट करें, ब्रांड को स्टार्ट करें और आगे जाएँ, पाकिस्तान को आगे लेके जाएँ हम सब मिलके। अच्छा, थोड़ा अगर अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। एयरबड्स है, स्मार्ट वॉचेस हैं, अभी क्या क्या आ रहे हैं, कैटेगरीज आपने बताई, और आगे इन फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर किन किन कैटेगरीज पे आप जा रहे हैं? अभी तो हमारे पास जैसे पावर बैंक भी हैं, एयरबड्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, हैंड फ्रीज हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं और फ्यूचर में हम इसी में और ऐड ऑन करेंगे, इसी कैटेगरीज को और ऐड ऑन करेंगे, नई टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगी उसको एडॉप्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम जो कैटेगरीज हमारे पास अभी हैं करंटली, हम उसमें भी अपडेशन लेके आ रहे हैं और उसकी R&D भी हम इन हाउस ही कर रहे हैं। तो उससे बेनिफिट ये हो रहा है कि मतलब चाइना को डिज़ाइन अब हम भेज रहे होते हैं PCB का भी, कि किस तरह का PCB हमें चाहिए। और वो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ इंडस्ट्री लग गई, PCB यहाँ डेवलप होना स्टार्ट हो गया, तो हमारे लिए बेनिफिट ये होगा कि हम उनको डिज़ाइन भेजेंगे, वो PCB PCB क्या होता है? सर्किट। अच्छा, इसके अंदर का सर्किट जो है वो हम सारा डिज़ाइन हम कर रहे हैं, सिर्फ प्रोड्यूस चाइना में हो रहा है, तो वो यहीं पे हो जाएगा फिर, क्योंकि हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेबल हो गई है कि वो पूरी डिज़ाइन करना और रिसर्च करना माशाल्लाह वहाँ तक तो पहुँच गई है। अब सिर्फ उसको प्रोड्यूस करना है, उसकी मशीनरीज वगैरह भी यहाँ पर अगर आ गई तो फिर पूरी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से टेक की इंडस्ट्रीज को क्या सपोर्ट रहती है, ज़रा इसके बारे में बताएं। अभी क्या वो इनकरेज करते हैं, वो- R&D को इनकरेज करते हैं? क्योंकि देखें, एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को डॉलर बचाना है और ज़्यादा डॉलर लेकर आना है। जी बिल्कुल, यही रोल है ऐसा ना ही उनका, ठीक है ना? घर का बड़ा जो है वो खर्चे ही देख रहा होता है। तो वो इस पे R&D पे या किसी किस्म की कोई सपोर्ट या किसी किस्म की कोई टेक्निकल सपोर्ट, या फिर ये कि कोई इसी तरह की पॉलिसी मेकिंग जहाँ पे ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को इंश्योर कराया जा सके। चाइना से वैसे ही हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ना गवर्नमेंट लेवल क्या आपको लगता है इस तरह के मामला देखे जा रहे हैं? अभी तक हमारी इंडस्ट्री में तो नहीं देखे जा रहे, मोबाइल फ़ोन्स में तो देखे जा रहे हैं। वहाँ तो बेनिफिट्स भी हैं, टैक्स में भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और ड्यूटीज़ में भी बेनिफिट है। लेकिन अभी शायद हमारी इंडस्ट्री का नंबर नहीं आया, इंशाल्लाह आ जाएगा तो हम तो रेडी हैं। हमारी तो पूरी टीम रेडी है और हम 5 साल से इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं। पूरा माशाल्लाह हमने मैच्योर कर लिया सिस्टम को अपने, कि जैसे ही इंशाल्लाह वो बेनिफिट्स मिलेंगे हम पूरी दुनिया में इंशाल्लाह छाप छोड़ देंगे अपनी। अच्छा, स्केलेबिलिटी की अगर बात करें, ज़ाहिर है मैंने आपकी फैसिलिटी देखी है और माशाल्लाह जिस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं तो वो आउट ग्रो कर जाएगी स्पेस। तो फिर आपने इसको एक्सपैंड करने का सोचा है, लाइक मतलब मे बी समवेयर इन पंजाब और KP, किसी और सूबे में या किसी और शहर में आपने अगर अपने ऑपरेशंस फैलाने हो? हमारे ऑपरेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ही है। पूरे पाकिस्तान में हर सिटी में हमारा डीलर्स बैठे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो पूरा ऑपरेशन हमारे हर तरह से फैल रहे हैं। अब हम इंशाल्लाह इसको ग्लोबली लेके जा रहे हैं। तो दुबई से, UK से, सऊदी अरब से और काफ़ी जगहों से क्वायरीज आ रही हैं। अब इंशाल्लाह वेरी सून हम ग्लोबली जा रहे हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। उसकी कोई टाइमलाइन आप बता सकते हैं? हम इंशाल्लाह इसी साल में जा रहे हैं। अब बल्कि इसी साल में क्या, चंद महीनों में, 1-2 महीनों में इंशाल्लाह हम चले जाएंगे। वेरी नाइस, दैट्स गुड न्यूज़। अच्छा जहांगीर साहब, आपकी माशाल्लाह पर्सनल जर्नी जो है काफ़ी इंस्पायरिंग रही है, और वो जिस तरह आपने मंजर कशी की ना, वो मतलब इस पे आप आने वाले वक्तों में अपने ऊपर फिल्म भी बना लें कि चाइना में आप खड़े हैं और बारिश हो रही है और आंसू दोनों मिक्स हो रहे हैं। तो मगर वही हिम्मत वाली बात है। देखिए, वो जैसे आपकी दादी ने जिस तरह कहा था कि इंसान को मौका मिलता है, और मेरा भी ये मानना है कि हर इंसान को ज़िंदगी में एक ना एक मौका ज़रूर मिलता है। अब वो उस इंसान के ऊपर होता है कि वो उस मौके को पहचाने। हाँ बिल्कुल सही और वो जितने हथौड़े मारेगा एक जगह तो सही लग ही जाएगा। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए इसको ज़रूरी है कि वो स्टार्ट से ही कोई भी मौका छोड़े ना। होता ये है कि हम मौके तो मिल रहे होते हैं लेकिन हम उसको अवेल नहीं करते, बाद में अफसोस करते हैं कि वो मौका मुझे मिला था। तो जितनी रिलेशन मैंने आपको बताया स्टार्ट से मैंने देखी, तो मैं कोई मौका छोड़ ही नहीं रहा था और अभी तक भी मैं कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मैं कोई मौका, जो भी मौका मिलता है मैं उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करता हूँ, ताकि मुझे कल को अफसोस ना रहे कि वो मौका मिला था लेकिन मैंने उसको प्रॉपर तरीके से मैक्सिमाइज़ नहीं किया, उसका आउटपुट नहीं दिया। तो ये ज़रूरी है कि जिसको भी जो मौका मिले वो उसको अवेल करे। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। लोग समझते हैं जी जहांगीर साहब की फैक्ट्री खुल गई तो अब स्ट्रगल खत्म हो गई, जुनैद साहब के मिलियन फॉलोअर हो गए तो अब स्ट्रगल खत्म हो गई। वहाँ से स्ट्रगल स्टार्ट होती है भाई। ऑन गोइंग प्रोसेस है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आपने ऊपर आना मुश्किल नहीं है, ऊपर इंसान आ ही जाते हैं मेहनत करके, ऊपर रहना सबसे मुश्किल है। और उसके लिए आपको, जैसे आपकी काम में भी जिद्दत, नए से नए डिज़ाइन, नए से नई प्रोडक्ट, नई से नई टेक्नोलॉजी चाहिए। इसी तरह मुझे भी अपने काम में नई से नई जिद्दत चाहिए, नए से नए आइडियाज़ चाहिए, नए से नए स्क्रिप्ट चाहिए। तो ये ऑन गोइंग स्ट्रगल होती है। ये समझना कि अब इनकी लाइफ सेट हो गई, तो अगर जिस दिन हमने ये सोचा ना कि हाँ सेट हो गए, वहाँ से फिर आप अलादीन पार्क की स्लाइड के तरह नीचे आने लग जाते हैं। अच्छा, यंगस्टर्स वो में क्यों होते हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल पर बताऊँ तो होता ये देखो कि जब मेरी रिटेल की शॉप थी ना,
तो मेरी सोच में ये था कि अगर मैं होलसेलर बनूँ तो मैं ये करूँगा। हाँ, यार ये होलसेलर ये नहीं करते, इस तरह से डील नहीं करते, इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं देते, ये नहीं करते। तो जब मैं होलसेलर बना तो वो मुझे चीज़ें याद थी, तो मैंने उस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया। फिर जब होलसेलर बना तो मुझे ये आया कि इम्पोर्टर बने तो ये होगा, तो इम्पोर्टर यार वो नहीं कर रहे। तो फिर जब मैं इम्पोर्टर बना तो मैंने वो सब चीज़ें याद रखी और मैंने उसको जब वहाँ पहुँच के मैंने वो सब चीज़ें लोगों को तो उस आप तरह ना से दी। बुरा टाइम भूले नहीं मैं और भूला बुरी नहीं बुरी और ट्रीटमेंट भूले नहीं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रांड के लिए मैं सोचता था कि यार ब्रांड इसका है, ये इस ब्रांड को इस तरह से अच्छी मतलब प्रॉपर सच बोल के नहीं दे रहा, या इसमें जो है ना वो झूठ बोल रहा है लोगों को, या खैर मेंशन कुछ और किया हुआ है लेकिन अंदर प्रोडक्ट कुछ और है। मेरा ब्रांड होता तो मैं ये करता। तो जब अल्लाह ताला ने मुझे वो मौका दिया तो मैंने उसको पूरा अवेल किया। तो होता ये है कि अब जैसे आपकी बात करूँ तो कितने लोग आप सोचते होंगे यार जुनैद भाई की जगह पे अगर मैं होता तो मैं ये करता। तो वो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जब अल्लाह ताला ने हमको वो मौका दिया हुआ है तो हम उसको पूरा मैक्सिमम उसका जो है ना वो उसका सिला दें, बिल्कुल। और लोगों को साथ लेके चलें। हम ये हमारा अपना नहीं है, इसमें हमारे जितने बड़ी पोजीशन में आप बैठते हो ना उतनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक स्पाइडरमैन के फूफा ने भी कहा था ना, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। और मेरा एक मानना और भी है कि देखो अल्लाह ताला ने जितनी हमको पावर्स दी है ना, हमसे सवाल भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक आम बंदे से सवाल उसके Different लेवल का होगा, होगा, क्योंकि हाँ। अल्लाह ताला ने उसको इतनी लिमिटेशन दी है, इतनी सी अपॉर्चुनिटी दी है। और जितनी अपॉर्चुनिटी और जितने मौके मुझे मिले तो मेरा सवाल भी ऐसा ही होना है। तो ये जो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों बंदों का स्टाफ है या इस तरह जो सिस्टम है सारा, उन सब की जिम्मेदारी मुझ पे है। बिल्कुल अगर सही। उसमें से एक मेरा मानना ये है कि अगर उसमें से एक स्टाफ भी खुश नहीं है, उसके साथ जाती हो रही है, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे आती है। उसके मैनेजर पे बाद में आती है, पहले मुझ पे आती है कि बिल्कुल मैंने सही। उस सिस्टम को ऐसा क्यों नहीं बनाया कि वो उसके जाती हुई। तो एक एक स्टाफ को हम देख रहे होते प्रॉपर तरीके से कि वो मतलब खुशी खुशी घर भी जाए, अगले दिन खुशी खुशी हमारे पास काम पे भी आए। ये हमारी जिम्मेदारी में बिल्कुल आता ऐसा ही है। अच्छा जहांगीर साहब, आपकी ज़ाहिर स्टोरी, पर्सनल स्टोरी जो है काफ़ी फैसिनेटिंग है, और आपने इसी मुल्क में रहते हुए जो हमारे मुल्क के हमेशा से चैलेंजेस रहे हैं, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो हुकूमती पॉलिसीज़ हों, हालात हों, फिर कराची के तो मसले और ज़्यादा एडिशनल होते हैं जो बाकी पाकिस्तान के शायद नहीं होते। लेकिन इसी माहौल में रहते 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 आपने जो है किसी तरह उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए इस पोजीशन में पहुँचे। हाउएवर एट द सेम टाइम हर इंसान डिफरेंट है, उसकी ताकत भी डिफरेंट है, उसका माइंडसेट भी डिफरेंट है। कुछ लोग बिल्कुल नहीं हार मानते और वो लगे रहते हैं, जैसा कि आप सामने मेरे मौजूद हैं। कुछ लोग होते हैं हिम्मत हार जाते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं, या फिर वो उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई ये खल्ली वल्ली करें पाकिस्तान, कहीं और जाके डेरा बसाते हैं। अब देखिए उसमें भी कोई नहीं है, सबका अपना अपना ज़ाहिर एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, और हिजरत में बरकत है, हिजरत तो सुन्नत भी है, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। हाउएवर सारे अगर होप लूज़ कर जाएं तो ये भी सही नहीं है। सही। इसी मुल्क में रहते हुए बहुत से लोग कामयाब भी होते हैं, रास्ता निकाल लेते हैं। तो आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि यहीं रह के करना चाहते होंगे चीज़ें, मामलात में आगे निकलना चाहते होंगे। वो नहीं चाहते होंगे कि हम मुल्क छोड़ें, परदेसी ज़िंदगी गुजारें, बीवी बच्चों से दूर रहें, सारी जवानी दुबई में निकाल दें, वापसी में बच्चा ही ना पहचाने कौन है भाई तू। समझ रहे हैं ना? लोग की अभी भी ख्वाहिश है पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस टू लिव, अगर प्रॉब्लम्स हटा दिए जाएँ तो। ज़ाहिर है हर किसी की ख्वाहिश होती है अपनी फैमिली के साथ रहे, अपने दोस्त अहबाब, अपना मोहल्ला, अपने खाने पीने। तो उन लोगों को जो कि हिम्मत हार रहे हैं या हार चुके हैं या उनको इतना नज़र नहीं आ रहा, उनको आप मशवरा क्या देना चाहेंगे अपने ज़ाती तजुर्बे से? मेरे तजुर्बे से मैं बताऊँ आपको, तो देखो जब मैं यूएस गया था ना 2014 में, तो मैं एज अ टूरिस्ट वहाँ पे गया था और मैं 2 महीने वहाँ पर मैंने स्पेंड किए थे। तो काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए मैंने वहाँ पर, जैसे आप आज मेरा कर रहे हो, मैंने वहाँ पर उनके किए थे। सही। तो उनकी जर्नी के बारे में मैंने उनसे पूछा कि कैसी है। अब जो यंग थे ना उनसे मैंने पूछा तो वो बड़े खुश थे कि हम यहाँ पर आए, 20 साल 25 साल 30 साल की एज वाले, वो बड़े खुश थे कि बड़े हम मज़े में, पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर है ये। लेकिन जो 50 क्रॉस कर गए थे ना, 50 की एज क्रॉस कर गए थे, 50 55 60, उनसे जब मैंने पूछा तो वो बता रहे थे कि स्टार्ट में तो हम बहुत खुश थे, हमने यहाँ बहुत अच्छा लाइफ यहाँ पर गुजारी, और फिर अपने फैमिली को हमने यहाँ बुलाया, मेरे बीवी बच्चे भी अब यहीं पर हैं। लेकिन अब जब मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे इस कल्चर में बढ़ रहे हैं, तो ये तो कहीं से हमारी सोसाइटी, हमारे कल्चर में इस तरह की चीज़ें होती नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि अब चलो बहुत हो गया, अब चलते हैं पाकिस्तान। तो मैं जब अपने बच्चों को बोलता हूँ कि चलो पाकिस्तान चलते हैं, तो अब वो कहते हैं कि आप जाओ, हम यहीं पे सेट हैं। और ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। और ये खाली एक नहीं, मैंने काफ़ी लोगों की स्टोरीज इस तरह की देखी कि वो रिग्रेट कर रहे थे अपने फैसले पे कि हम यहाँ पर आए क्यों थे। तो
मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बेस्ट मुल्क जितनी दुनिया मैंने घूमी ना, मैं समझता हूँ कोई नहीं है हमारे लिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में है ना, वो और कहीं नहीं है। आपको पता है 2017-18-19 में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, पूरी दुनिया और बोल रही थी, पाकिस्तान वाले भी सब यही बोल रहे थे। लेकिन उस वक्त भी मैं पॉजिटिव था। मुझे कोई पूछता था ना क्या चल रहा है न्यूज़ में, यार पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, मैं बोलता था मैं न्यूज़ सुनता ही नहीं हूँ। मैंने कभी न्यूज़ सुनी नहीं, मैंने नेगेटिव पाकिस्तान के बारे में कभी सुना ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान को मैं अपना घर समझता हूँ और अपने घर के बारे में कभी अपन बुराई नहीं सुन सकते। तो मेरा हमेशा उसी तरह के सोचा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं उस वक्त भी पॉजिटिव था। काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ने अपने ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया, कितनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ चली गई, नेशनल कंपनियाँ बंद हो गई, आपको पता है वो डर के। बांग्लादेश लेकिन चले गए, हाँ, लेकिन मैं नहीं डरा था। हम लोग उस वक्त भी एग्रेसिवली रन कर रहे थे, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही पॉजिटिव था। और देखो मेरा मानना एक और कि चलो हम मानते हैं कि अगर हम मान लें कि पाकिस्तान में बहुत से इश्यूज़ हैं, बहुत सा गंद है, हम मान लेते हैं बहुत बुराइयां हैं, बहुत कुछ है, लेकिन ये कोई बाहर से सही करने तो नहीं आएगा। सही भी तो हमने करनी है ना। अगर हम ही बाहर चले गए तो ये सही कौन करेगा। आप मेरे काफ़ी वेल फिशर्स हैं, काफ़ी अच्छे रिलेटिव है, दोस्त है, बाप है, वो बोलते हैं कि यार मुझे भी सजेशन दिए काफ़ी टाइम उन्होंने, काफ़ी मतलब कि आप भी सारा अपना बिजनेस जो है ना वो लेके आप दुबई चले जाओ। दुबई में तो इतनी डिमांड है आपके प्रोडक्ट्स की, इतनी लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि देखो मेरा मकसद है, मेरा मानना है कि मुझे अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद के लिए भेजा है, और मैंने अपना मकसद बनाया है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान को ग्लोबली डोमिनेट करवाना है। अब मैं पाकिस्तान से बाहर जाके इस मकसद को ऐसे अचीव तो नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे लिए तो ज़रूरी है कि मैं पाकिस्तान में रहूं। वो तो फिर दुबई का मकसद हो जाएगा, दुबई का मकसद हो गया मतलब। और उसमें क्या होगा, मैं अभी सोचता हूँ आगे का, तो 50 साल 60 साल के बाद मैं इस दुनिया में क्यों आया था, मैं ये सोच के मुझे भी अफसोस होगा कि मैंने करा क्या इस दुनिया में। अच्छा, जो अगर मैंने बहुत सारा पैसा कमा लिया, बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारी जायदाद बना ली, प्रॉपर्टीज़ ले ली, और उसी प्रॉपर्टी पे मेरे बच्चे लड़ रहे होंगे, आपस में झगड़े हो रहे होंगे जायदाद को लेके, तो मैं ये बिज़नेस जो है वो अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा। ये बिज़नेस मैंने माइंड बनाया अपना कि मैं इस बिज़नेस अपने नेशन के लिए कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस नेशन को हम आगे लेके जाएंगे, और मेरे होने का इस नेशन को, हमारे सोसाइटी को बेनिफिट होना चाहिए। और इसी माइंडसेट का मैं चाहूँगा कि हमारे दूसरे पाकिस्तानी भी इसको अडॉप्ट करें, क्योंकि हमने ही इसको सेट अच्छा करना है। अगर कोई खराबियाँ भी हैं, खामियाँ भी हैं, तो हमने ही सेट करनी है। इसी तरह से देखो हमारे घर में भी काफ़ी चीज़ें खराबियाँ होती है, वीकनेस होती हैं, गैप्स होते हैं, आपके घर में भी होंगे, सबके घर में होते हैं। हम कभी भी अपनी नेगेटिव चीज़ों को कभी हाईलाइट नहीं करते, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अपने पाकिस्तान की नेगेटिव चीज़ों को बहुत प्राउडली हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो ये जो बाहर परसेप्शन बना हुआ है ना, ये आधा या 70-80% परसेप्शन तो हमने बनाया है। लोगों को दिखा के देखो पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। तो ये नेगेटिविटी को छुपाना हमारा काम है, दिखाना हमारा काम नहीं है। लेकिन हम छुपाने से हल भी तो नहीं होता ना, ये तो फिर वही हमने है हल तो हमने करना है ना। हाँ, हल तो मगर हमने ये भी ना सोचे कि नहीं होता या हो तो रहा है, प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर एटीट्यूड ये होना चाहिए कि टुवर्ड्स द बेटरमेंट, बिल्कुल ना कि हम उससे आंखें बंद कर लें कि अच्छा भाई ये तो नहीं हो रहा। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं जी मेरा नहीं, तो हम आंखें बंद नहीं करें जुड़े, हम आंखें बंद नहीं करें, लेकिन हम उसको सही तो करें, लेकिन हम लोगों को दिखाएं तो ना, हम और लोगों को, दुनिया को दिखा रहे हैं। तो अच्छा, वो दिखा के हम खुद सही, अपने नेशन को जो है डाउन कर रहे हैं। और हैं। नेशन को डाउन करने के बाद जब हम जाते हैं मुल्क से बाहर, तो वो पासपोर्ट पकड़ के साइड में कर देते हैं, ग्रीन पासपोर्ट इधर आ जाओ। तो वो हमने तो दिखाया था। अच्छा जहांगीर साहब, बहुत सारे ज़ाहिर है यंगस्टर्स भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंस्पिरेशन भी वो आपसे ले रहे होंगे। उनके लिए अगर कोई मैसेज आप देना चाहें, जो भी प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं, और जो ज़ाहिर है इसी मुल्क में अपना करियर देखना चाह रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में मैं थोड़ी सी अपनी जो चैलेंजेस या रिजेक्शंस मुझे फेस आई थी ना, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा हम अपनी यूथ को बताएं कि देखो जब हमने ये ब्रांड लॉन्च किया था ना 2016 में, तो हम पहले गए चाइना। जब चाइना गए और पूरा माइंड बना के गए थे कि हमने क्या प्रोडक्ट्स लेने हैं, क्या क्वालिटी लेनी है, क्योंकि जब चीप क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल थे तो हमने कहा था हम हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लेकर आएंगे। अब चाइना जब गए तो वो चाइनीज़ को हमने बताया हम पाकिस्तान से हैं, अच्छी फैक्ट्री में गए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में गए वहाँ की, क्योंकि देखो चाइना में हर तरह की क्वालिटी मिलती है। एप्पल भी चाइना में बन रहा है, चाइना टॉप टैग के अंदर टॉप है, तो हर तरह की क्वालिटी मिलती है, आप जैसी मांगो वैसी मिलेगी। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी क्या करते हैं कि वहाँ जाके चाइना में क्या बोलते हैं, सबसे हल्की क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो दिखाओ। तो अब चाइनीज़ को भी पता है, तो जब हम वहाँ गए 2016 में, तो वो हमको लो एंड प्रोडक्ट दिखा रहे हैं कि आप पाकिस्तान में ये चलेंगे आपके पास। हम बोले नहीं भाई, हमको हाई एंड दिखाओ। तो वो एक ही बात, मतलब वो कॉन्फिडेंट इतना थे कि भाई चलेंगे ही नहीं पाकिस्तान में, ये पूछता भी कोई नहीं है, आप नहीं लो, आप नुकसान करोगे, आपको लॉस होगा। लेकिन हम श्योर थे, हमने कहा नहीं आप दिखाओ हमको अच्छे, और फिर हमने अच्छे प्रोडक्ट वहाँ से लिए। खैर वो उस वक्त ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि आपकी ब्रांड जो है ना वो 6 महीने या साल में जो है ना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये चलेगा नहीं पाकिस्तान में। लेकिन मुझे उस वक्त भी बड़ी शर्मिंदगी या मतलब एक
फील हो रहा था कि यार आप कौन होते हो हमको ये बताने वाले कि पाकिस्तान में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। पाकिस्तान में क्या चलेगा वो हम डिसाइड करेंगे, आप हमको जो प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं आप हमको वो दो। खैर हम वो ले लिया हमने। अच्छा जब लेके पाकिस्तान आए तो यहाँ कोई एक्सेप्ट ही ना करे, क्योंकि उस वक्त 1800 रुपये का पावर बैंक 10,000 mAh का हमने लॉन्च किया था और मार्केट में 50,000 mAh का पावर बैंक 900 रुपये में मिलता था। अच्छा वो क्यों मिलता था कि वो 50,000 mAh होता नहीं था, वो होता 2-3 हज़ार mAh का था, लेकिन उसमें मेंशन क्या होता था 50,000 mAh, अंदर पत्थर भरे हुए होते थे, अंदर इस तरह की चीज़ें होती थी वेट को बैलेंस करने के लिए। तो वो जो चैलेंज आया था ना हमको, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। अच्छा उसके लिए हम पहले से रेडी भी थे। तो मैं यूथ को ये बता रहा हूँ कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सारे रेडी होने चाहिए। आप कोई भी बिजनेस में जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से प्रेडिक्ट करके फिर आप उसमें जाओ और ऑल इन हो के जाओ कि एक बार उसको स्टार्ट करना है तो बैक नहीं होना। तो यहाँ पर रिजेक्शंस आई, मतलब कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। फिर प्लान बी रेडी था, हमने कहा कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम शॉप जाके इसकी अवेयरनेस देंगे और फिर यही हुआ। प्लान बी हमने इम्प्लीमेंट किया। अब हम पाकिस्तान की मैं समझता हूँ कोई ऐसा सिटी नहीं है जहाँ हम नहीं गए, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ हम नहीं गए। हम जाके डायरेक्ट वहाँ के डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, होलसेलर्स को हमने अवेयरनेस दी, कॉन्फिडेंस दिया कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये चीज़ें आप टेस्ट करो। उनको टेस्ट करवाया, उनका कॉन्फिडेंस जीता, फिर उन्होंने कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस दिया और माशाल्लाह ये वर्ड ऑफ माउथ से फैलते फैलते यहाँ तक आ गया। तो वो जो वर्किंग थी ना हमारी, वो वर्किंग बहुत स्ट्रांग थी। आजकल क्या होता है कि लोग पेपर पे ऑन पेपर तो पूरी प्लानिंग बना लेते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन करते हुए डर रहे होते हैं और एग्जीक्यूशन करते ही फेल होती है तो वापसी बैक हो जाते हैं। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी वर्किंग एक तो 100% पूरी आप पहले मुकम्मल कर लो अपनी, उसके बाद उसका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी रेडी होना चाहिए कि अगर ये नहीं चला तो सेकंड क्या करेंगे, वापसी नहीं आना। कश्तियाँ जला के ऑल इन होके जाना है, वापसी का कर नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी चीज़ में आप वापसी का कर नहीं रखोगे ना तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, आप नोट कर लेना। ज़्यादातर होता ये है कि लोग डर जाते हैं कि वो या तो इम्प्लीमेंट ही नहीं करते, एग्जीक्यूट ही नहीं करते, खेलते हैं या एग्जीक्यूट करने के बाद फिर हाँ बिल्कुल सेफ खेलते हैं कि अगर नहीं हुआ तो वापसी का कर नहीं होना चाहिए। आप कोई भी काम को करो, मेरा स्टार्ट से यही रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी अर्ली लाइफ इतनी मतलब अर्ली लाइफ में इतना मैच्योर कर दिया था मुझे दुनिया ने रिजेक्शन दे दे के कि मैं कोई भी काम करता हूँ ना तो पहले से पूरी प्लानिंग करने के बाद और उसको ऑल इन होकर करता हूँ कि उसमें घुसने के बाद उसको कामयाब ही बनाना है। 2020 में जब फैक्ट्री लगाई हमने, अब फैक्ट्री के लिए जब जगह लेने के लिए मैं गया, किराए पे लेनी थी, तो वो फैक्ट्री का जो ओनर था उस जगह का, अब उसने मुझसे सवाल कर रहा है कि भाई आपने कभी फैक्ट्री लगाई है इससे पहले? मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो देख रहा था कि भाई कितने टाइम आप चलोगे, ऐसा नहीं 6 महीने में, साल में बंद कर दोगे तो मेरा तो नुकसान है आपको देने का, मैं तो किसी और बंदे को दूँ जो कि सालों वहाँ चला सके। तो मैंने कहा नहीं, कभी नहीं लगाई। अच्छा फिर वो सवाल कर रहा है कि भाई आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे, मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं था हमारे पे ना, और फिर मुझसे गारंटियाँ मांग रहा है कि आप कोई रेफरेंस दो। अब मेरे पास तो ऐसा कोई खास था नहीं, मैं तो अपने बल पे ही गया था, अपनी एक मेरी सोच थी। अच्छा मेरे उस वक्त जो उसने मेरा जुनून और पैशन देखा था ना, फिर उसने बोला आप ठीक है आप ले लो। इसी तरह से जब हमने ब्रांड लॉन्च किया तो उस वक्त भी हमको यही हुआ था कि वो कस्टमर, वो डीलर जो बोल रहे थे कि भाई ये आपका ले तो लें, लेकिन 6 महीने बाद आप भी हो ना हो, ये ब्रांड हो ना हो, आप वारंटी दे रहे हो 1 साल की, बाद में क्या होगा। लेकिन फिर जब उन्होंने मेरा पैशन या मेरा जुनून और जिस तरह की मेरा कॉन्फिडेंस था वो देखा ना, तो लोगों ने बिलीव किया। और मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से ही था कि मैं किसी का बिलीव कभी नहीं तोड़ना है, और अल्लाह का शुक्र है ना कोई कमिटमेंट ना कोई बिलीव आज तक तोड़ा है हमने। तो ये सारा कॉन्फिडेंस हमको अपने आप पे था, लोगों को नहीं था हमारे पे, लेकिन हमको अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि हम इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म इसको लेके चलेंगे और इंशाल्लाह एक दिन पूरी दुनिया में इसका नाम रोशन करेंगे। तो ये कॉन्फिडेंस आपको पहले अपने आप पे होना चाहिए। अगर आप खुद ही शेकी हो तो फिर आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आपका खुद का कॉन्फिडेंस है आप इंशाल्लाह कामयाबी आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और जैसे कि जहांगीर साहब ने कहा कि कॉन्फिडेंस इज़ द की, और जब तक आप कश्तियाँ नहीं चलाएंगे, एग्जीक्यूशन पे नहीं जाएंगे, पूरी वर्किंग नहीं करेंगे, मतलब यू नीड टू डीप डाइव इनटू योर आइडियाज़। जब तक सेफ खेलेंगे तो आप बार बार अपने सेफ्टी नेट में आते रहेंगे और आप आगे नहीं जा पाएंगे। एंड आई थिंक जहांगीर साहब आपकी भी ज़िंदगी में जो एक की फैक्टर, जो मैंने अभी तक आपकी जर्नी जितनी पूरी सुनी उसमें यही देखा कि आपने एक तो रिजेक्शन से घबराए नहीं, कमिटमेंट आपने रखी, और ख़ास तौर पे आपने अपना भरपूर 100% 200% दिया, और साथ ही साथ आपने मार्केट का ट्रेंड बदला। और यही ट्रेंड सेटिंग माइंडसेट जो है रॉनिन को आज यहाँ तक लेकर आया कि वो पाकिस्तान में लीड कर रहा है स्मार्ट टेक और वेरेबल्स में। दे हैव अ वंडरफुल फैसिलिटी। अगर आपने मेरा
इनका फैक्ट्री टूर नहीं देखा तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, फ़ौरन जाके देखें। वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि जिस तरह आपको क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, जिस तरह अक्सर दिखाते ना कि वो दूध की कंपनियां हैं जो दिखाती कि हम गाय को अच्छा चारा खिलाते हैं तभी आपको अच्छा मीट या अच्छा मिल्क मिलता है। यही वजह है कि रॉनिन की जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स आप तक पहुंच रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि फैक्ट्री में एक तो माहौल बड़ा ज़बरदस्त है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लोगों का ख्याल रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है, उनको एज अ पार्टनर ट्रीट किया जाता है, और यही वजह है कि आप तक बेहतरीन प्रोडक्ट्स आ रही हैं। जहांगीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी जर्नी बहुत ही फैसिनेटिंग थी, और आपका जो विज़न है रॉनिन को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ग्लोबली लेके जाने का और पाकिस्तान को मैप में लाने का टेक वेरिएबल्स की इंडस्ट्री में, ये ख्वाब इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरा होगा, और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सो अगर जहांगीर साहब के बारे में आप मज़ीद जानना चाहते हैं, उनका लिंक्डइन का मैंने लिंक डाला हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में किसी और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।